हेलो दोस्तों, आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 जून से 3100 प्रश्नों वाली सीरीज का पहला लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो चलते हैं, इसमें जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। लगभग हम इसमें 150 से 200 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं, पहला है जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि। इसमें कुछ शब्द हैं लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच से, अरेबिक से। तो उन सभी शब्दों को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो स्टार्ट करते हैं लैटिन वर्ड से, वो सभी शब्द जो लैटिन भाषा से आए हैं। तो पहला है एग्रीकल्चर। अच्छा, आपको एक यहाँ पर हम ट्रिक बताते हैं कि जिनमें कल्चर आता है लास्ट में, वो जनरली लैटिन वर्ड होते हैं। तो ये चारों एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये चारों ही कैसे शब्द हो गए? लैटिन शब्द हो गए। चलो इन शब्दों का मतलब जान लेते हैं कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है वो एजर और एग्री सॉइल। एजर मीन्स होता है सॉइल और कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो ये कल्टीवेशन सभी में लागू होगा जहाँ जहाँ भी कल्चर है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए कल्चरा नहीं लिखा है। तो हॉर्टिकल्चर का है हॉर्टस, लैटिन वर्ड, इसके मीन्स होता है गार्डन या बगीचा। ओलेरिकल्चर में ओलेरिस है पॉट हर्ब, वो पौधे जो मतलब गमलों में या बर्तनों में उगाए जाएँ, पॉट हर्ब। ठीक है। फिर है फ्लोरिकल्चर हो गया। फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मीन्स होता है प्रसार विज्ञान जो है। ये दो शब्दों से एक्स और टेंसियो, इसमें जो तिरछे हैं वही लैटिन वर्ड हैं, और जो नॉर्मल इंग्लिश है वो अपनी इंग्लिश उसका मीनिंग है। तो एक्स मीन्स होता है आउट, और टेंसियो मीन्स स्ट्रेचिंग, मीन्स प्रसार, बाहर प्रसार करना एक तरीके से। फिर है मार्केट, मार्केट भी लैटिन वर्ड है। लैटिन मार्केटस आया है जिसका मीन्स है प्लेस ऑफ ट्रेड। एवोल्यूशन जो है एवोल्यूसियो नामक लैटिन वर्ड है जिसके मीन्स है अनरोलिंग या रोलिंग आउट। फिर है सोसाइटी, सोसाइटी और सोसिएटस वर्ड से है। और क्रेडिट, क्रीडो, आई ट्रस्ट यू, इसका मीन्स होता है मैं मतलब विश्वास करता हूँ। ये इंग्लिश में इसलिए रखे गए हैं जिससे कि एग्ज़ाम जो है दोनों फॉर्म में आता है, हिंदी और इंग्लिश, तो वहाँ पर आपको समझने में आसानी रहे। इसके आगे जो भी प्रश्न है वो सभी हिंदी में भी हैं। फिर फंजीसाइड, फंगस वर्ड से काइडो। ये तो थे लैटिन वर्ड हमारे, एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन से थे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्सटेंशन, मार्केट, एवोल्यूशन और सोसाइटी, क्रेडिट और फंजीसाइड, ये तो थे लैटिन वर्ड। अब बात होती है फ्रेंच वर्ड की। तो फ्रेंच वर्ड में ये ट्रक गार्डन जो है, ये फ्रेंच वर्ड है टार्कर, जिसका मीन्स होता है टू एक्सचेंज। अब बात करते हैं अरबी शब्दों की, अरबिक वर्ड। तो जो मानसून है वो मौसम नाम के अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है सीजन, मौसम। अब बात करते हैं ग्रीक वर्ड की। कौन कौन से हमारे साइंस में ग्रीक वर्ड हैं? पहला है बायोडायनेमिक्स, एग्रोनॉमी, नेमेटोड, पेडोलॉजी, एंजाइम, प्लास्टिड इकोलॉजी, आर्थ्रोपोडा और एंटोमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी, मेटेरोलॉजी। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसमें लास्ट में लॉजी वाले वर्ड ज़्यादा हैं। तो ये भी एक ट्रिक ही है कि लॉजी सब जहाँ पे लास्ट में आता है तो वो ग्रीक वर्ड्स होते हैं। जनरली सभी में ऐसा नहीं होता है। बायोडायनामिक्स, तो बायोडायनामिक्स में जो है बायोस मीन्स होता है लाइफ, जीवन, और डायनामिक्स मीन्स एनर्जी, ऊर्जा। एग्रोनॉमी की बात करें तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से आई है, एग्रोस और नोमोस। तो एग्रोस मीन्स क्या हो गया? एग्रोस मीन्स हो गया फील्ड, क्या हो गया? फील्ड। और नोमोस मीन्स मैनेज, मतलब जो भी भूमि या क्षेत्रफल खेत है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, वो किस में स्टडी करेंगे? एग्रोनॉमी में। फिर आता है नेमेटोड। नेमेटोड सुने होंगे, नेमेटोड। तो नेमेटोड जो है नीमा नाम के वर्ड से लिया गया, जिसका मीन्स होता है थ्रेड, धागे नुमा। फिर है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है एक सॉइल साइंस का ही एक ब्रांच है, जो पेडोन नाम के शब्द से ली गई है, जिसका अर्थ है सॉइल अथवा अर्थ, पृथ्वी। फिर है 17वां जो है एंजाइम। एंजाइम भी ग्रीक वर्ड है जो इन और जाइम नाम के दो शब्दों से लिया गया है। इन मीन्स होता है इन, अंदर, और जाइम मीन्स होता है फर्मेंट, लिविंग। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है प्लास्टिकास नाम के ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मीन्स होता है माउल्डेड, घुमा हुआ। अगला प्रश्न है इकोलॉजी। ओइकोस सबसे आया, जिसका मीन्स होता है हाउस, ड्वेलिंग, पैलेस। आर्थ्रोपोडा, इसे आर्थ्रोस से आया है। आर्थ्रोस मीन्स होता है सेगमेंटेड, बटे हुए। और जो पोडा है, पोडा ये इसके मीन्स होता है पैर। फिर एंटोमोलॉजी। इंटोमो मीन्स इंसेक्ट होता है, लॉजी मीन्स स्टडी करना, डिस्कोर्स, इसलिए हमने सभी लॉगस नहीं लिखा है क्योंकि ये सभी दो दो शब्दों से हैं, इकोलॉजी, ओइकस, लोगोस। तो जो लॉगस रहता है उसका मीन्स होता है ये स्टडी करना, डिस्कोर्स करना। यह है फाइटोपैथोलॉजी। इसमें तीन शब्द हैं, फाइटो, पैथोलॉजी।
फाइटो मीन्स होता है प्लांट, ये फाइटोन। पैथोस मीन्स होता है एलिमेंट्स, जो भी उसके लिए कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और लॉजी मीन्स स्टडी करना, डिस्कोर्स। फिर है मेट्रोलॉजी, मेटियोरोलॉजी। मेट्रोलॉजी है मौसम विज्ञान, जो मेटियोरो नाम के शब्द से लिया गया है। इसका मीन्स होता है एबव द अर्थ सरफेस, भूमि से जो ऊपर वाला है उसका हम जो स्टडी करते हैं वो सब मेट्रोलॉजी के अंडर आता है। तो अब बात हो गई लैटिन वर्ड की, ग्रीक वर्ड की, अरेबिक, फ्रेंच सभी की हो गई। अब बचा है लैटिन ग्रीक वर्ड। ये कॉम्बिनेशन है पोमोलॉजी। इसमें जो पोनम शब्द है वो लैटिन भाषा का है, और जो ग्रीक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड कौन सा है इसमें, लॉजी। ठीक है, तो पोनम मीन्स फ्रूट होता है और लॉजी मीन्स डिस्कोर्स, साइंस होता है, जो आपके हम बताए थे। तो ये तो हो गए ड्राइव वर्ड्स। अब अगला जो टॉपिक है इसमें कृषि विशेषज्ञों का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान रहा, जो प्रमुख कृषि विशेषज्ञ हैं। जैसे कि पहला इसमें भारत में हरित क्रांति के पिता, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला, 1987 में। अब ऐसे भी पूछा लिया जाता है कि इनकी कौन सी बुक है, तो द बुक इंटाइटल्ड व्हीट रिवोल्यूशन रिटन बाई डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अब बात करते हैं विश्व में हरित क्रांति के पिता की, तो वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग। जबकि इन्होंने कृषि क्षेत्र में कार्य किया था, परंतु ये पेशे से क्या थे, एक पैथोलॉजिस्ट थे। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग को नोबेल पुरस्कार मिला 1970 में मिला था शांति के लिए, क्योंकि उस समय जो है वो अकाल का जो समय था वो एक तरीके से अशांति का माहौल था, अशांति का। तो उन्होंने लोगों को शांति दी, उन्हें भोजन दिया, अच्छा प्रोडक्शन हुआ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, सफ़ेद क्रांति जो श्वेत क्रांति है, वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से, बहुत अच्छी बात। फिर है वर्गीज कुरियन को मैग्सेसे अवार्ड मिला, कब मिला, 1963 में। वर्गीज कुरियन को विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला, 1989 में। और वर्गीज कुरियन किस योजना में इन्होंने प्रमुख योगदान दिया है, वो है ऑपरेशन फ्लड। और ये ऑपरेशन फ्लड का भी पर्पस यही था कि कैसे ना कैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ठीक है, अगला है वर्गीज कुरियन वाज एक्स चेयरमैन ऑफ NDDB। फिर अगले साइंटिस्ट जो हैं वो हैं SK वसल, को विश्व खाद्य पुरस्कार कब मिला, 2000 में मिला। मक्के की अमीनो एसिड में शोधन कार्य हेतु मिला था। अब है भारत में सुनहरी क्रांति, गोल्डन रेवोल्यूशन के जनक हैं डॉक्टर KL चड्डा। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से संबंधित है। डॉक्टर KL चड्डा क्या थे, पोमोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर है संजय राजा राम, इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर के बारे में, ऑप्शन में संजय राजा राम है, तो यही सही होगा। फिर है अवार्डेड बाई चाइनाज फ्रेंडशिप मेडल 2001, तो इन्हें ये दिया गया था। फिर है सुपर राइस, किससे रिलेटेड है, डॉक्टर गुरदेव सिंह खुद से। अगला प्रश्न है ग्रीन रिवोल्यूशन क्वाइंड बाई विलियम S गॉड। ये सभी प्रश्न जो हैं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। फिर है एवरग्रीन रेवोल्यूशन, टर्म क्वाइंड बाई डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब इसमें हम रिवोल्यूशन की ही बात कर ले, जो क्रांतियाँ हुई हैं कृषि क्षेत्र में, और भी काफ़ी क्षेत्र हैं, तो देख लेते हैं। पहला है वाइट रिवोल्यूशन, वाइट सफ़ेद क्रांति जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से। श्वेत क्रांति जो थी, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति मछली उत्पादन से। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से। ब्राउन रेवोल्यूशन फूड प्रोसेसिंग के, खाद्य प्रसंस्करण जिसमें डिब्बाबंदी वगैरह स्टडी करते हैं। फिर येलो रेवोल्यूशन पीली क्रांति, जो ऑयल सीड होते हैं सरसों वगैरह उनका उत्पादन हो गया। रेड रेवोल्यूशन लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति प्रॉन जो झींगा मछली है और प्याज के उत्पादन से। गोल्डन रेवोल्यूशन जो सुनहरी क्रांति है फलों के उत्पादन से, आपको हम पहले बताए थे, इसके वो जो हैं डॉक्टर KL चड्डा साहब जो हैं फादर हैं। फिर है राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन, आलू के उत्पादन से गोल क्रांति। सिल्वर वाला जो है एग और पोल्ट्री से। ब्लैक रेवोल्यूशन काली क्रांति बायोफ्यूल और जेट्रोफा, जेट्रोफा एक प्लांट होता है जिससे बायोफ्यूल का फॉर्मेशन किया जाता है। अगला है रेनबो रेवोल्यूशन इंद्रधनुषी क्रांति, जो कृषि के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। फिर है परभनी रेवोल्यूशन, और परभनी रेवोल्यूशन जो है वो ओकरा प्रोडक्शन मीन्स भिंडी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब यहाँ से कृषि शस्य विज्ञान स्टार्ट होता है, एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कृषि शस्य विज्ञान है क्या। तो वैज्ञानिक तरीके से फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, शस्य विज्ञान कहते हैं। इसके पिता कौन है, इसके पिता हैं पीटर डे क्रेसेंजी। तो शस्य विज्ञान कला भी है और विज्ञान दोनों रूपों में जानी जाती है। एग्रोनॉमी जो है
शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का अर्थ क्या है? भूमि, और नोमोस का अर्थ क्या है? प्रबंध करना। बस सिंपल था, यही इसकी परिभाषा भी है। सस्य विज्ञान के पिता आपको हम बता चुके हैं, पीटरो डे क्रेसेंजी हैं। उनकी एक बुक भी थी, ओपस सुरेलियम कामोदारम, ये नोटेबल चीज़ है एकदम। फिर है विभिन्न फसलों का निश्चित क्रम में जो है उगाना, आवर्ती क्रम में, तो ये फसल चक्र कहलाता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के भी बहुत से फायदे रहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है गेहूं की खेती। क्वेश्चन नंबर 65, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो ट्रिटिकम एस्टिवम है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है, गुणसूत्र संख्या कितनी है? 42 है, और ये एक हेक्सापोलाइड किस्म है, ठीक है। और गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। बोने गेहूं के पिता हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग। गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है, और गेहूं घासकुल का पौधा है। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। चलते हैं आगे। 72वां जो प्रश्न है, गेहूं में प्रोटीन होती है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? स्पंजी। देखिए 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि गेहूं जो प्रोटीन है वो कैसी? स्पंजी है, और उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? ग्लूटिन कहते हैं। इसी की वजह से इसका उपयोग जो है बेकरी उद्योग में किया जाता है। गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? स्पाइक कहते हैं, ईयर भी कहते हैं, बट आपको मेजॉरिटी में स्पाइक ही मिलेगा। अगला प्रश्न, गेहूं के बीज को कहते हैं, जो सीड होता है उसे हम कैरियोप्सिस नाम से जानते हैं, कैरियोप्सिस का होता है। और जो गेहूं का टेस्ट वेट होता है वो होता है 40 ग्राम। 1000 दानों का जो स्वस्थ दानों का जो भार होता है उसे टेस्ट वेट कहते हैं। और जो बड़े दाने होते हैं मटर वगैरह, उनका टेस्ट वेट नहीं निकाला जाता, उनका सीड इंडेक्स निकाला जाता है, वो 100 दानों का होता है। बट टेस्ट वेट कितने का होता है? 1000 दानों का, ठीक है। तो गेहूं का एक बहुत अच्छा मिमिक्री बीड भी है, अच्छा क्या नुकसानदायक बीड है, मामा जो बोलते हैं, फ्लैरिश माइनर। गुल्ली डंडा भी कहीं कहीं बोलते हैं, तो उसका जो टेस्ट वेट होता है वो 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, गेहूं के बौनेपन का कारण है? नोरिन-10 जीन जो है इसके बौनेपन का कारण है। अगला प्रश्न है, नोरिन-10 आइसोलेट किया गया, किससे आइसोलेट किया गया? जापानी एक वैरायटी थी, उससे आइसोलेट किया गया। और किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर बोरला के द्वारा 1960 में। इसी वजह से इन्हें विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गेहूं की वो किस्में, ये बहुत बार पूछा गया है, जो भारत में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन सी किस्में हैं? लरमा रोजो, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, ये भारत के ज्योग्राफिकल एरिया से पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन, उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में। उत्पादकता जो होता है वो पर हेक्टेयर होता है, प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन है, और जो उत्पादन होता है वो टोटल एरिया का होता है, ये पर हेक्टेयर से होता है, ये प्रोडक्टिविटी है पंजाब वाला। फिर है ट्रिटिकम एस्टिवम को कहा जाता है, इसे कॉमन ब्रेड व्हीट के भी नाम से जानते हैं। परीक्षा में आ जाता है कभी कभी कि कॉमन ब्रेड व्हीट कौन सा है, तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। और ये कैसा? हेक्सापोलाइड है, 2n=42। अब ये है दूसरा गेहूँ, ट्रिटिकम ड्यूरम, इसे किस नाम से जानते हैं? मैक्रोनी गेहूँ से जानते हैं। ये है टेट्रापोलाइड, 2n=28। इसका प्रयोग सूजी बनाने में किया जाता है, सेमिया बनाने में। किसका? ड्यूरम का। ये ध्यान रखने वाले, ड्यूरम को क्या बोलते हैं? मैक्रोनी गेहूँ। 28 क्रोमोसोम है, टेट्रापोलाइड है, सेमिया और सूजी बनाने में, जो हलवा होता है वो, उसे बनाने में। फिर यह गेहूँ मध्य तथा दक्षिण एशिया भारत में ज़्यादा उगाया जाता है, साउथ इंडिया में। इस गेहूँ को ट्रिटिकम। अब ये आ गया अगला गेहूँ। 2 प्रकार के गेहूँ हो चुके हैं, एस्टिवम और ड्यूरम। अब आती है बात डाई कोकम की। तो डाई कोकम भी टेट्रापोलाइड है, इसमें 28 क्रोमोसोम है। इसका उपयोग दक्षिण भारत की सुप्रसिद्ध डिश जो है उपमा, आप सभी जानते होंगे, उपमा बनाने हेतु इसी गेहूं का उपयोग किया जाता है। फिर है 93 का जो क्वेश्चन है, इंडियन ड्वार्फ बीट किसे कहते हैं? तो जो इंडियन ड्वार्फ बीट है ये भी पूछा जाता है। इंडियन ड्वार्फ बीट जो है वो ट्रिटिकम स्पैरोकोकम को कहते हैं। ये हेक्सापोलाइड होता है, 2n=42। इसकी उत्पादकता बहुत कम एवं रोगों के प्रति सहनशील, मतलब ये बड़ा सेंसिटिव होता है। गेहूं की सिंचाई अवस्थाएं सर्वमान्य प्रतिपादित की, तो RBL भारद्वाज ने प्रतिपादित करी थी, जो गेहूं में क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं सिंचाई की। तो गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था है CRI स्टेज, जिसका फुल फॉर्म है क्राउन रूट इनिशिएशन। अब प्रश्न आता है CRI अवस्था कितने दिनों बाद आती है? तो बुआई के 21 दिनों बाद। ये क्वेश्चन नोटेबल क्वेश्चन है। फिर है गेहूं में पहली सिंचाई जो है शिखर ऋण अवस्था CRI, दूसरी कल्ले फूटने पर, तीसरी गांठ बनने पर, चौथी
फूल आने के समय, 5वीं सिंचाई दुग्ध अवस्था पर मिल्किंग स्टेज होती है, 6ठी सिंचाई जो है दाना पकते समय की जाती है। अगर केवल एक ही सिंचाई है तो वो हमें किस स्टेज पर करनी है, शिखर दृढ़ अवस्था पर, क्राउन रूट इनिशिएशन पर। फिर है गेहूं पौधा है, तो गेहूं कैसा पौधा है, C3 भी है, लॉन्ग डे प्लांट है और एक बीजपत्री है। वानस्पतिक वृद्धि के समय ठंडा तथा नमी युक्त मौसम अच्छा रहता है। दाना बनने के समय गर्म तथा सूखा मौसम। आपने देखा होगा जब गेहूं की बुआई की जाती है तो टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है और मॉइस्चर कंटेंट भी एटमॉस्फेयर में पर्याप्त होता है, लेकिन जब कटाई होती है, दाना बनता है तो बड़ा गर्म मौसम आ जाता है तब तक, और सूखा भी होता है। अब है अगला पॉइंट, सिंगल जीन ड्वार्फ वैरायटी जो है कौन कौन सी है, लरमा रोजो 64 है, सुजाता, सोनालिका, ये सिंगल जीन है। फिर है गेहूं की सोनालिका किस्म किन किस्मों से विकसित की गई, तो HD 1553 और RR 21 से सोनालिका वैरायटी डेवलप करी गई थी। अगला है डबल जीन ड्वार्फ, तो डबल जीन ड्वार्फ में है कल्याण सोना, सोनारा 64, छोटी लरमा, जनक SD 2329 और SD 2009। ये सभी वैरायटी बहुत ही प्रचलित वैरायटी हैं गेहूं की। फिर है ट्रिपल जीन ड्वार्फ, ये ट्रिपल जीन की है, हीरा, मोती, लाल बादशाह। फिर है म्यूटेंट वैरायटी, उत्परिवर्तित जो किस्में हैं गेहूं की कौन कौन सी हैं, सरवती, सोनारा, पूसा, लरमा। ठीक है। अगला है सरवती सोनारा विकसित करी गई है सोनारा 64 से, और पूसा लरमा किससे की गई है, लरमा रोजो 64 है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अगला है प्रचलित किस्में, सुजाता, सोनालिका, PBW 343 और 502। गेहूं की लंबी किस्में जो लंबे तने वाली है वो है C306। गेहूं की सामान्य बीज दर कितनी है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सामान्य अवस्था पर। गेहूं की देरी से और ब्रॉडकास्टिंग जो छिटकाव विधि होती है उससे 125 किलोग्राम सीड रेट है पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। डिबलर से बुआई करने पर 25 से 30 किलोग्राम। और जो गेहूं के बोने का उचित समय होता है वो नवंबर का प्रथम पखवाड़ा होता है। पखवाड़ा जो है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज द बेस्ट फॉर सोइंग ऑफ व्हीट। अगला पॉइंट है गेहूं के बोने की विधियां हैं, तो गेहूं किन किन विधियों से हम बो सकते हैं, इसमें से कभी कभी पूछी जाती है, सीड ड्रिल हो गया, ब्रॉडकास्टिंग, डिबलर और हल्के पीछे। ये नहीं तो इनका सीड रेट पूछ लिया जाता है इन्हीं से रिलेटेड, तो इनकी जानकारी होना चाहिए। फिर एक गेहूं की स्पेसिंग है सिंचित क्षेत्र के लिए जो है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये इरीगेटेड एरियाज़ के लिए है। फिर एक गेहूं के लिए उचित उर्वरक मात्रा है, कितनी खाद देनी चाहिए, कितना उर्वरक देना चाहिए। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 40 किलोग्राम। 120 60 40 का रेशियो है NPK का, तो यही गेहूं के लिए उचित मात्रा होती है। फिर एक गेहूं का मिमिक्री खरपतवार है, मिमिक्री मीन्स होता है बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाला, तो वह गेहूं का मामा फाइलेरिस माइनर, जिसे कई क्षेत्रों में गुल्ली डंडा भी जानते हैं नाम से। फिर एक गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम फाइलेरिस माइनर आपको हम बता चुके हैं। प्रोटीन प्रतिशत है गेहूं में कितना होता है, 8 से 11% तक प्रोटीन पाई जाती है। और गेहूं के भंडारण के लिए दानों में उचित नमी होनी चाहिए, तो 10 से 12% नमी होनी चाहिए। गेहूं के निर्यात को प्रभावित करता है, तो करनाल बंट का जो नाम का डिजीज होता है वो गेहूं के एक्सपोर्ट को प्रभावित करता है। फिर है एब्सोल्यूट वीड ऑफ व्हीट इज चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम जो है इसका एब्सोल्यूट वीड है, पूछा जाता है। और गेहूं के लिए जो बायो फर्टिलाइजर है जैव उर्वरक वो अजाटोबैक्टर। चूहा नियंत्रण के लिए दवा प्रयोग की जाती है, जब स्टोर किया जाता है गेहूं तो ये समस्या आती है चूहा वाली, तो उसके लिए जिंक फास्फाइड का हम लोग उपयोग करते हैं, हमें यही है। फिर गेहूं में कितने प्रकार की गेरुई पाई जाती है जो रस्ट होती है, तो कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। पीली रस्ट होती है, भूरी होती है और काली टाइप की होती है। फिर गेहूं के अंकुरण के लिए तापक्रम, तो अंकुरण के लिए जर्मिनेशन के लिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ नोटेबल जो चीज़ है वो है 12 डिग्री से कम और 25 डिग्री से ज़्यादा सॉइल टेम्परेचर पर अच्छा ग्रो नहीं करता है। फिर गेहूं के हानिकारक कीट हैं, तो कौन कौन से, तनाबेधक, दीमक और भंडारी कीट वो होते हैं जो स्टोरेज जब गेहूं को इकट्ठा करते हैं तब समस्या करते हैं ये लोग। फिर गेहूं में प्रयुक्त फफूंदनाशी है, तो कौन कौन सी फंजीसाइड यूजेबल हैं, विटावैक्स, बाविस्टिन और एग्रोसन GN। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133वां क्वेश्चन जो है, डी कंडोले के अनुसार गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। वैसे उत्पत्ति स्थान हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त दी है डी कंडोले के अनुसार जो है बताया जाए। तो इसके अनुसार
इनके अनुसार दजला फरात की घाटियाँ जो हैं वो गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा होती है तो 70 से 72% तक होती है। अगला प्रश्न, विश्व के प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश हैं, तो उनकी ये लिस्ट दी गई है। पहला चीन है, फिर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और रसिया, रूस। फिर भारत में गेहूं की बौनी जातियों की खेती आरंभ हुई 1965 से 66 के बीच हुई थी, और वही 66-67 में जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया था, हरित क्रांति, जिससे गेहूं का प्रोडक्शन आसमान पे चढ़ गया था, बहुत तेज़ हो गया था, अच्छा हो गया था। यहाँ पर गेहूं के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ से धान की खेती प्रारंभ होती है। 137वां क्वेश्चन है, वानस्पतिक नाम क्या है धान का? ओराइजा सटाइवा। गुणसूत्रक संख्या 2n = 24 और पोएसी फैमिली है इसकी। अगला प्रश्न है, विश्व के 90% धान का उत्पादन और उपयोग एशिया महाद्वीप में होता है। धान का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडो बर्मन जो रीजन है दक्षिणी पूर्वी एशिया, वो धान का उत्पत्ति स्थान है। और धान में प्रोटीन होता है 7.7%, कार्बोहाइड्रेट 72.5%। आगे बढ़ते हैं। धान में 2.2% वसा, 5.9% राख एस जो होती है, और 11.8% सेल्यूलोस पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत धान के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में अग्रणी देश है। भारत के कुल कितने क्षेत्र में धान की खेती की जाती है? तो पूरे क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर। धान के लिए गर्म तथा नम जलवायु सर्वोचित होती है। फिर है, धान की खेती के लिए तापमान होना चाहिए 21 सेल्सियस से 35 सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वृद्धि काल के लिए तापमान 25 से 30 सेल्सियस और पकने के लिए 20 से 25 सेल्सियस। हलिंग परसेंटेज धान में होती है। हलिंग परसेंटेज होता है कि जो धान होता है उसमें एक्यूरेट कितना चावल होता है उसी का परसेंट होता है, तो वो 66% होता है, 2/3। फिर है, धान की मुख्य प्रोटीन है। जैसे गेहूं की प्रोटीन क्या थी? ग्लूटिन थी, तो धान की प्रोटीन को ओराइजन नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, धान में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख खरपतवार नाशी है, तो वो है प्रोपेनिल। प्रोपेनिल का दूसरा नाम क्या है? स्टाम F34 के नाम से भी हम उसे जानते हैं। फिर है, भारत में पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में अग्रणी है। धान की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पंजाब राज्य की अधिक है। और धान की कुल 24 जातियों में से, ये नोटेबल क्वेश्चन है, धान की कितनी जातियाँ होती हैं? कुल 24 होती हैं, जिसमें सिर्फ 2 ही कल्टीवेटेड हैं। वो कौन सी? ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा। तो अब हम बात करेंगे ओराइजा सटाइवा के बारे में। तो जो ओराइजा सटाइवा है वो कैसी किस्म है? द्विगुणित किस्म है, डिप्लॉयड है और गुणसूत्र संख्या 24 है। इसके 3 प्रमुख भौगोलिक प्रजातियाँ हैं, जैसे इंडिका, जेपोनिका, जावानिका। ये किसकी हैं? ओराइजा सटाइवा की हैं। तो अब बात करते हैं इंडिका जो है उसके बारे में। वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स मीन्स जो सब ट्रॉपिक्स गर्म जो क्षेत्र हैं, उपोष्ण और उष्ण जो भारत में क्षेत्रफल है, वहाँ पर कैसा स्ट्रक्चर है? लंबी होती है, वीक स्टेम कमज़ोर होता है और प्रोडक्टिविटी कैसी है? लो प्रोडक्टिविटी है। अब बात आती है जेपोनिका की। ये टेम्परेट रीजन की शीतोष्ण फसल है और सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जापान में ये की जाती है। जेपोनिका नाम से ही मालूम पड़ रहा है। फिर है शॉर्ट स्टेम, डार्क लीव्स, ये इसकी खासियत है, डार्क लीव्स होती है, छोटा तना होता है। फिर बात करते हैं जावानिका की। तो जावानिका जो है इंडोनेशिया में उगाई जाती है और ये वाइल्ड फार्म है, जंगली टाइप का है। तो हम देख लेते हैं इंडिका कहाँ थी? इंडिया में, जेपोनिका जापान में और जावानिका वो इंडोनेशिया में। ये थी ओराइजा सटाइवा। अब बात करेंगे ओराइजा ग्लेबरिमा की। तो ओराइजा ग्लेबरिमा जो है पश्चिमी अफ्रीका में उगाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में। तो यहाँ पर दोनों वैरायटियों की बात हो चुकी है। अब बात नॉर्मल धान की करते हैं। धान एक स्वपरागित फसल है और C3 पौधा है, सेल्फ पॉलिनेटेड है और C3 पौधा है। धान के फल का प्रकार है करियोप्सिस, यही गेहूं में था। और आपने देखा होगा धान का जो दाना होता है वो अंदर पैक रहता है, किसके? लेमा और पेलिया के, इनके अंदर सुरक्षित रहता है। धान का टेस्ट वेट 25 ग्राम है। टेस्ट वेट आप सभी का नोट कर लेना हर फसल के। धान के तने को कहते हैं हॉलम नाम से कहते हैं। और धान का पुष्पक्रम क्या है? पैनिकल, जो स्पाइगलेट का ग्रुप होता है। अगला प्रश्न है, धान के लिए उचित पीएच मान है। तो 5.5 से 6.5 धान के लिए उचित पीएच मान है। धान के लिए उचित जलवायु एवं मृदा है, गर्म तथा नम जलवायु और चिकनी दोमट मिट्टी।
अब बात करते हैं आस अमन बोरो किसान की। तो जो आस अमन बोरो धान है, तो आस जो टाइप का होता है वो मई में सोइंग होती है और सितंबर में हार्वेस्टिंग। ये वाला जो है वो सोइंग है और ये इधर वाला जो है ये हार्वेस्टिंग है। तो आस अमन बोरो ये 3 टाइप के हैं। इसकी हम आपको ट्रिक भी बता दें कैसे ध्यान रखना है। तो ट्रिक है मजनू सनम। तो मजनू में क्या आ जाएगा, मजनू में ये वाला एरिया आ जाएगा, ये जो सोइंग था मई से मजनू, मई जून और नवंबर, ये हो गया सोइंग तीनों का आसमन बोरो का सीरियल। और सनम से ये सितंबर, नवंबर और मार्च। तो ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है जो है मजनू सनम आसमन बोरो की। तो चाहे आप इस ट्रिक को लिख सकते हैं जिससे आपको एग्जाम के समय याद रहे। 177वां क्वेश्चन है, अमन धान को खरीफ में उगाया जाता है। ठीक है, देश के पश्चिमोत्तर भाग में केवल खरीफ फसल ही उगाई जाती है, जो पश्चिम उत्तर भाग है। अगला प्रश्न है, धान की प्रथम उच्च उत्पादन की प्रजाति विकसित की गई, तो कौन सी की गई, IR8। IR8 किसके मध्य क्रॉस से उत्पन्न हुई, DG वूजीन। ये बहुत ICAR में क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप का। और पेटा जींस। फिर है फुल नेम ऑफ TN1 का नाम क्या है पूरा, टाइचुंग नाइटिव 1। माइरेकल राइस इन इंडिया, तो माइरेकल राइस कौन कौन सा है, TN1 और IR8। और जो अगला प्रश्न है ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, धान की उत्परिवर्तित प्रजाति म्यूटेंट वैरायटी कौन कौन सी है, जगन्नाथ और सत्तारी। अगला प्रश्न है, मलिंगा और मैसूरी प्रजाति विकसित की गई, तो कब की गई, कहाँ की गई, कटक जो है उड़ीसा में एक जगह है वहाँ से की गई। और कटक में ही चावल का अनुसंधान संस्थान स्थित है, जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है वो। फिर है वह प्रजाति जो सीधे बुआई के लिए उचित है, वो है बाला वैरायटी, जो है इसकी डायरेक्ट सोइंग कर सकते हैं। फिर आता है वह प्रजाति सीधे वाला हो गया है। फिर सैलेंट्री टोलेंट वैरायटी, जो सैलेंट्री लवणता के लिए प्रतिरोधक हैं, लूनीश्री और IR8, ये दोनों वैरायटी सॉइल सैलेंट्री टॉलरेंट वैरायटी है। फिर है जलमग्न क्षेत्रों के लिए, वो एरिया जो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं उनके लिए जलमग्ना, जललहरी, जल सुप्रिया, ये सब वैरायटी जो है जलमग्न क्षेत्रों के लिए हैं। विश्व में प्रथम हाइब्रिड बासमती धान है, तो वो है PRH10। ये ध्यान देने वाले थे, विश्व में पूछा गया है प्रथम हाइब्रिड बासमती, वो है PRH10। और भारत में प्रथम हाइब्रिड धान वो है CORH1। ठीक है, और CORH1 किस सन में विकसित करी गई, 1994 में। धान की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों के लिए इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, उनका जो फर्टिलाइजर रेशियो है वो 100-60-60, मतलब NPK जो 100 है, N है 60 फास्फोरस, फिर पोटास। ठीक है, अगला प्रश्न है, धान में उपयुक्त जैव उर्वरक हैं, तो वो है नीलहरी, शैवाल, एजोटोबैक्टर और अजोला, ये जैव उर्वरक हैं। धान में असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, तो वो है एजाटोबैक्टर। जिंक की कमी से होने वाला रोग खैरा रोग, ये तो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ये BHU कैडेट में लगभग हर साल ही पूछा जाता है जहाँ तक अनुमान है। फिर है खैरा रोग के लिए उपचार है, अगर खेत में खैरा हो जाए उसके लिए जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम का स्प्रेइंग करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, धान में ब्राउनिंग होता है, तो ये आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से होता है ब्राउनिंग। और आयरन टॉक्सिसिटी के लिए जो प्रतिरोधी किस्म वो है फाल्गुनी। और धान का प्रमुख खरपतवार है जंगली धान। और 200वां क्वेश्चन है, बार्न यार्ड ग्रास किसको कहते हैं, तो इकाइनोकोला क्रसगैली। तो आज इस लेक्चर में 200 क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगले जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें भी आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, ये तो फर्स्ट लेक्चर है, इससे पहले हम ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे, परंतु ये लेक्चर चलते रहेंगे 3100 प्रश्न तक, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। और इसमें कंप्लीट एग्रीकल्चर की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो अपना साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद, और अपने साथियों को भी बताएं और इस वीडियो का लाभ उठाएं। जिन स्टूडेंट्स को इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इसमें हम आपको एक बार ये दिखा दें ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, जिससे आपको आसानी हो जाए जाते जाते। तो आप देख सकते हैं कि जो लैटिन वर्ड हैं वो कितने थे। लैटिन वर्ड में ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ओलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, सोसाइटी क्रेडिट चाहें तो आप ये लिख सकते हैं,
ये इतने जो थे ये लैटिन वर्ड थे, ठीक है। ये 10 जो आपको दिख रहे होंगे, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्सटेंशन, मार्केट, एवोल्यूशन, सोसाइटी, क्रेडिट और फंजीसाइड, ठीक है। अब देखो आगे वाला दिखा दें। फ्रेंच वर्ड कौन सा था? ट्रक गार्डनिंग, अरेबिक मानसून, ठीक है। फिर है ग्रीक वर्ड, तो ग्रीक वर्ड में ये बायोडायनेमिक्स, एग्रोनॉमी, निमेटोड, पेडोलॉजी, इंजाइम, प्लास्टेड, इकोलॉजी, आर्थ्रोपोडा, एंटोमोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी और मेटियोरोलॉजी। और लास्ट जो था लैटिन ग्रीक वो है पोमोलॉजी। इन सबको आप नोट कर लीजिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।